Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, Chapter number 7, Shampoos. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर अभी तक हमने किसके बारे में देखा, हमने क्रीम्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिओड्रेंट्स और एंटी पर्सपिरेंट्स की बात करी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, शैम्पूज के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कि शैम्पूज कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे एक्शन देते हैं, कैसे इनको इवेलुएट किया जाता है एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज शैम्पूज। शैम्पूज की अगर हम बात करें, सो अ शैम्पू इज एन प्रिपरेशन ऑफ एन सर्फेक्टेंट दैट इज a surface active material in a suitable form of liquid, solid or powder which when used under a specified condition will remove the surface grease, dirt and skin debris from the hair shaft and scalp without adversely affecting the user। क्या बोल रहे हैं शैम्पूज के बारे में कि शैम्पूज जो होती है सर्फेक्टेंट की वो प्रिपरेशंस होती हैं जिसको लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। इसके अंदर सरफेस एक्टिव मटेरियल यानी कि सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें एक स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है, किसके लिए, हेयर शाफ्ट के अंदर जो डेब्रीज प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो ग्रीस प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, उसको रिमूव करने के लिए। और पर स्कैल्प को बिना हार्म किए, स्कैल्प को नहीं खराब करना है, स्कैल्प जो है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो भी गंदगी है, जो भी डेब्रीज है, जो भी ग्रीस है, वो यहाँ पर रिमूव हो जानी चाहिए, डर्ट यहाँ पर रिमूव हो जानी चाहिए। ना तो यूजर को कोई नुकसान होना चाहिए, ना यूजर के स्कैल्प को कोई नुकसान होना चाहिए। सिर्फ जो है हेयर शाफ्ट को क्लींस करने का ये काम करे, इसके लिए यूज किए जाते हैं क्या, शैम्पूज। ठीक है, शैम्पूज की अगर हम बात करें तो हियर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ इन शैम्पू इज दैट इट शुड इफेक्टिवली and completely remove the dust or oil, hence excessive sebum or another fatty substances and loose corneal cells from the hair. It should produce a good amount of foam to satisfy the physiological requirements of the user. Third is it should be easily removed on rinsing with water. Fourth is that it should leave the hair non-dry, soft and luxurious with a good manageability and minimum fly away. Fifth is that it should impart a pleasant fragrance to the hairs. Sixth is that it should not cause any side effects or irritation to the skin or to the eye. And the last one is that it should not make the hand rough and chapped. ठीक है, क्या बोल रहे हैं शैम्पूज के बारे में कि शैम्पूज जो हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि जब इनको अप्लाई किया जाए तो ये डस्ट को, सॉइल को या जो भी यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में सीबम है या कोई भी फैटी सबस्टांस है या हेयर के अंदर हेयर अपने कॉर्नियल सेल्स को लूज आउट कर रहा है तो वो प्रेजेंट है, उन सभी को पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव कर सकने में कैपेबल हो और इफेक्टिवली यहाँ पर हेयर स्कैल्प पर काम कर सकता हो। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है कि भाई बिना स्कैल्प को हार्म किए जो भी डैब्रीज या डर्ट पार्टिकल्स या जो भी अबनॉक्शियस चीज प्रेजेंट है ना उन सबको रिमूव कर सकता हो। दूसरा ये है कि जब इनको अप्लाई किया जाए तो यूजर की जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है उसको ये सेटिस्फाई करे और एक सही अमाउंट के अंदर फॉर्म यानी कि झाग बनाए। बहुत झाग, जितना ज्यादा झाग देगा यूजर को लगेगा उतना ही अच्छा शैम्पू है। तो झाग बहुत ज्यादा देना चाहिए ताकि यूजर को लगे कि अच्छा है ना, अच्छा शैम्पू है। अगर झाग नहीं देगा ना तो फिर लगेगा कि नहीं यार ये अच्छा शैम्पू नहीं है। नेक्स्ट है कि भाई जब पानी से धोएं तो सारा शैम्पू निकल भी जाए, ऐसा ना हो कि बालों में ही रह जाए। तो जब वाटर से रिंस आउट करें तो इजीली रिमूव आउट हो सकता हो, ऐसा होना चाहिए। फोर्थ है कि ये जो है जब इसको अप्लाई करें हम और जब वॉश आउट करें उसके बाद जो बाल है वो ड्राई नहीं हो जाने चाहिए, रहने चाहिए, सॉफ्ट रहने चाहिए। ठीक है, लग्जीरियस रहने चाहिए, अच्छे से मैनेज रहने चाहिए।
और ऐसे ज्यादा उड़ने नहीं चाहिए, एकदम उनके ऊपर जो चार्ज है वो कम प्रोड्यूस हो, ताकि वो एक स्मूदन कंडीशन के अंदर मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कि ये बालों को एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस देते हो, अच्छी सी खुशबू देते हो। और जब इनको अप्लाई किया जाए तो स्किन मतलब जो स्कैल्प है ना, या स्किन पे भी जैसे थोड़ा वो शैम्पू आ गया तो स्किन पर, आईज पर या स्कैल्प पर कोई भी इरिटेशन ना करे, खुजली ना चले इसको लगाने के बाद, है ना, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे इनको लगा दिया, ठीक है, तो हम हाथों की हेल्प से ही तो लगा रहे हैं ना, तो हाथों को भी रफ ना कर दे, या हाथों को भी हाथों को भी ड्राई आउट ना कर दे, चैप्ट ना कर दे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ना सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करें बल्कि अच्छा झाग दे, पूरी तरीके से पानी से रिमूव हो, ड्राई ना करे, बालों को सॉफ्ट बनाए, अच्छा एलिगेंट बनाए, और अच्छी सी फ्रेग्रेंस दे, कोई इरिटेशन ना करे और हाथों को भी कोई नुकसान ना करे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब शैम्पू बना रहे हो तो। ठीक है, अब शैम्पू के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा उसके अलावा कई सारे एक्सिपिएंट्स मिला करके इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ना अलग अलग टाइप के शैम्पूज आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स वैसे तो वेरी करेंगे, लेकिन कुछ जनरल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो सभी शैम्पूज के अंदर डलते होंगे। तो क्या क्या है वो एक्सिपिएंट? So here generally shampoos are formulated using the following ingredients. यहाँ पे जो शैम्पू है वो इन इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है? तो फर्स्ट है आपका वाटर, ठीक है, पानी तो उसमें मिलाना ही पड़ेगा। So it comprises of about 60 to 80% of the solution. Therefore, it is the main ingredient in all the shampoo preparation. It helps in diluting the cleansing agent, which reduces the irritation, and it also makes the shampoo formula easier to spread on the hair and scalp. ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है शैम्पू का वो है वाटर। लगभग 60 से 80% जो आपका शैम्पू है उसमें पानी ही है। ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और लगभग 60 to 80% होता है शैम्पू के प्रिपरेशन का। और ये करता क्या है कि जो हमारा क्लींजिंग एजेंट हम उसमें मिलाते हैं ना, जो हेयर के स्कैल्प को क्लीन करने का काम कर रहा है, उसको डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन स्किन पर, हेयर की स्किन पर या स्कैल्प पर कह सकते हैं हम, कि इरिटेशन नहीं करता, और आपके शैम्पू का जो फॉर्मूला है उसको इजी बनाता है कि वो इजीली आपके हेयर्स पर, आपके स्कैल्प पर इजीली स्प्रेड आउट हो जाए। ठीक है, तो उसको स्प्रेडिंग, उसकी जो फ्लोएबिलिटी है उसको इंप्रूव करता है और इरिटेशन पावर को रिड्यूस करने का काम करता है। सेकेंड है आपके प्रिंसिपल ऑफ द सर्फेक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट है सर्फेक्टेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हेयर स्केल पर जो सरफेस है उसको रिड्यूस करके ही यहाँ पर शैम्पूज काम करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली क्या ऐड किया जाता है इंग्रेडिएंट में? सर्फेक्टेंट। So these are generally anionic surfactant which having an excellent forming properties and they provide detergency and form. क्या बोल रहे हैं कि ये नॉर्मली क्या होते हैं, आपके एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं और इनकी एक्सीलेंट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे डिटर्जेंट झाग बनाने का काम करते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये भी डिटर्जेंसी प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म यानी कि झाग यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सर्फेक्टेंट्स यूज किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर इन एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। इसके अंदर आपके आते हैं सोडियम डोके डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सेकेंड होता है आपके प्राइमरी एल्काइल सल्फोनेट, जिसका एग्जाम्पल है लोरिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड देयर सॉल्ट्स। थर्ड है आपकी सेकेंडरी एल्कोहल सल्फेट, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम सेकेंडरी लोरियल सल्फेट। फोर्थ है आपके एल्काइल बेंजीन पॉलीऑक्सी इथाइलिन सल्फोनेट, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिटियोन X200। फिफ्थ है आपके सल्फोनेट मोनोग्लिसराइड, जिसके एग्जाम्पल है लोरिक मोनोग्लिसरेट अमोनियम सल्फेट। सिक्स है आपके एल्काइल ईथर सल्फेक्टेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है डेरिवेटिव्स ऑफ लोरियल अल्कोहल ईथर विद द पीईजी। सेवेंथ है आपके सार्कोसिन्स, जिसका एग्जाम्पल है लोरियोइल एंड कोकियोइल सार्कोसिन्स। एट्थ है आपके सल्फो कुकोनेट्स, जिसका एग्जाम्पल है एरोसोल ओटी। और लास्ट है नाइन्थ मायोपोन, जिसका एग्जाम्पल है आपके प्रोटा एल्बिनिक एंड लाइसा एल्बिनिक एंड एसिड डेरिवेटिव्स, which is also known as माइपोन 4C।
ठीक है। तो यहाँ पर इनको मेजरली 9 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, वो क्लासेस है आपके एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक बेंजीन मॉइटी रहेगी, उसके साथ एल्काइल ग्रुप और सल्फोनेट ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है। सेकेंड होता है आपके प्राइमरी एल्काइल सल्फोनेट, जिसमें आपके एल्काइल ग्रुप रहेगा और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप रहेगा वो, उसके साथ सल्फोनेट की मॉइटी जुड़ी रहेगी। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल सल्फेट, एल्काइल बेंजीन पॉलीऑक्सीथाइलिन सल्फोनेट, सल्फेटेड मोनोग्लिसरेट्स, एल्काइल ईथर सल्फेक्टेड, सार्कोसीन्स, सल्फोक्यूकुनेट्स एंड मायोपोन्स। इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस होती हैं एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स की, जिसमें डिफरेंट आपके सर्फेक्टेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पर ये तो एनाइनिक की बात हो गई। नेक्स्ट होते हैं आपके क्या सर्फेक्टेंट, जो भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं इनको सेकेंडरी सर्फेक्टेंट भी बोला जाता है। So these are basically foaming agent that are ampholytic or anionic detergent and are help in improving the detergency and conditions of the hair। ये भी आपके फोमिंग एजेंट्स होते हैं और नेचर में आपके एम्फोलाइटिक यानी कि एम्फी नेचर के। एम्फी मतलब कि दोनों, दोनों मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों यहाँ पे चार्जेस के ये होते हैं, या आपके एनायनिक डिटर्जेंट्स ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके हेयर की कंडीशन को बेटर बनाने का काम करते हैं, और इनकी डिटर्जेंसी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हो सकता है कि हेयर जो रहते हैं ना उसमें डिटर्जेंट क्या करते हैं कि डिटर्जेंट का भी काम है मिशेल फॉर्म करके डर्ट को रिमूव करना। तो उसी तरीके से ये जो शैम्पूज होते हैं ये भी स्कैल्प में जो आपके डर्ट प्रेजेंट होती है उनका मिशेल फॉर्म करके उनको रिमूव करने का काम करते हैं, उनकी जो डिटर्जेंसी टेंडेंसी होती है उसको इंप्रूव करने का काम करते हैं, और हेयर की कंडीशंस को क्या करते हैं, बेटर बनाते हैं। ठीक है। ये इनकी जो क्लासेस होती हैं यहाँ पर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की फॉर्म में जो मेजरली यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके फैटी एसिड्स, एल्कोल अमाइड्स विच शुड नॉट बी यूज मोर देन 50%, एंड पॉली एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स एंड अमीन ऑक्साइड्स। ठीक है। तो 3 मेजर क्लासेस के अंदर इसके अंदर आपके सर्फेक्टेंट आते हैं। फैटी एसिड्स के अंदर आएंगे आपके लोरिक मोनो इथेनोलामाइन, सेकेंड है स्टीरिक इथेनोला अमाइड, और थर्ड है आपके ओलिक इथेनोला अमाइड। ठीक है। सेकेंड होता है आपके पॉली एल्कोक्सिलेट डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर आपके जो सर्फेक्टेंट आएंगे वो है इथोक्सिलेटेड फैटी एल्कोहल्स, ब्लॉक पॉलीमर्स दैट इज प्यूरोनिक्स, एंड सॉर्बिटोल एस्टर विच इज ऑल्सो नॉन एज ट्विन। थर्ड होते हैं आपके अमीन ऑक्साइड, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है क्या, ऑक्सीजन, यानी कि अमीन ऑक्साइड्स ही होते हैं यहाँ पर। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं कोकोनट एंड डो डिकाइल डाइमिथाइल अमीन ऑक्साइड्स। ठीक है। देन एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट की हम बात करें तो एम्फोटेरिक का मतलब है कि जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट तो है आपका एन एल्काइल अमीनो एसिड्स, सेकेंड है बीटीन्स, और थर्ड है आपके एल्काइल इमिडाजोलिन्स। ठीक है। फर्स्ट जो आपके है एन एल्काइल अमीनो एसिड्स, इसके अंदर आते हैं आपके एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एस्पार्जिन डेरिवेटिव्स, और सेकेंड होते हैं आपके बीटाइंस, इसके अंदर आते हैं आपके अमीडो बीटाइंस, और लास्ट होता है आपके एल्काइल इमिडाजोलिन्स, जिसमें आते हैं आपके मीरा नोलियम। ठीक है। तो इस तरीके से 3 मेजर क्लासेस के सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके हेयर्स को स्मूदन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मिससेलेनियस इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। क्या करते हैं ये, so to achieve the desired properties and intended purpose, various ingredients are added in the shampoos which is classified as follow। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं शैम्पूज के थ्रू। ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उन पर्पसेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको शैम्पूज में ऐड किया जाता है। ठीक है। उनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि फर्स्ट होते हैं आपके फॉर्मिंग एजेंट जो झाग बनाने का काम करते हैं, पीएच एडजस्टर जो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, जर्मिसाइड एंड एंटी डेंड्रफ एजेंट जो कि जर्म्स को किल करने का काम करते हैं, डेंड्रफ को रिमूव करने का काम करते हैं, देन कंडीशनिंग एजेंट जो बालों को एकदम अच्छे से कंडीशन करते हैं, एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देते हैं,
देन होते हैं आपके पियरलेसेंट एजेंट्स, ये क्या करते हैं, बालों को एकदम पियरलिश यानी कि ब्राइटन लुक देते हैं। देन होते हैं आपके सीक्वेंस ट्रेंड्स, जो क्या करते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें कई बार झाग नहीं आता, तो उसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट करके झाग बनाने में हेल्प करते हैं। देन सेवंथ होते हैं ओपेसिफाइंग एजेंट, जो उसको ओपेसिटी यानी कि धुंधलापन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि कोई भी लाइट जो है उसमें से पास आउट ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं थिकनिंग एजेंट और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स, जो कि क्या करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन है उसको थिकर बनाते हैं, उसकी विस्कोसिटी को चेंज कर देते हैं। और एट्थ होते हैं आपकी कलर, जो उसको एक अलग अलग कलर का बनाते हैं। ठीक है, और टेंथ होता है आपके परफ्यूम, जो उसको एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस खुशबू देने का काम करते हैं। 11th होते हैं प्रेजर्वेटिव, जो उसको प्रेजर्व करके रखते हैं, यानी कि उसको लॉन्ग टर्म पे यूज कर सके ऐसा बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर शैम्पूज की प्रिपरेशन में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो क्या है, फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो क्या करेगा, फोम बनाएगा यानी कि झाग बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे, अगर हम फोमिंग एजेंट की यहाँ पर बात करें तो ये जो एजेंट्स होते हैं, दीज एजेंट्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस gas bubbles into the water. Hence, it is important to form the foam or lather as it spreads the detergent over the hair and scalp, but it does not participate in the cleansing. फोमिंग एजेंट सिर्फ फॉर्म बनाने का काम करते हैं, क्लीन क्लीन करने का काम नहीं करते। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पानी के बबल बना देते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और सिंपली ये क्या करते हैं, जो बाल होते हैं, स्कैल्प होते हैं, उस पर स्प्रेड हो जाते हैं, उस पर जो डिटर्जेंट एजेंट होता है ना उसको स्प्रेड करने का ये काम करते हैं। ये खुद क्लींजिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंड है कि इट इज ट्रू दैट अ शैम्पू अप्लाइड टू अ डर्टी हेयर विल नॉट फॉर्म as much as the same shampoo applied to the clean hair because the sebum inhibit the bubble formation. क्या बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सच बात है कि एक जो शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू को जब हम डर्टी हेयर पर, खराब गंदे हेयर्स पर अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो ये वहां पर फॉर्म झाग नहीं देता। ठीक है, जब तक वहां पर क्लीन हेयर, जब तक जैसे नहीं करते कि जब तक झाग नहीं आ रहा हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बाल धुल चुके हैं और एकदम साफ हो चुके हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये सच बात है कि जो डर्टी हेयर्स होते हैं ना उसके अंदर शैम्पू झाग नहीं देता। ठीक है, जब साफ बालों पर, क्लीन हेयर्स पर शैम्पू को अप्लाई किया जाता है तो वहां पर फिर ये झाग देता है। क्यों? क्योंकि जो सीबम होता है ना, हेयर स्कैल्प पे जो सीबम प्रेजेंट होता है वो बबल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इसी वजह से जब स्टार्टिंग में, जैसे मान लो कि 2-3 बार शैम्पू अप्लाई कर रहे हो, तो पहली बार में जब अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा झाग नहीं आते। फिर जब वो पूरा डर्ट रिमूव हो जाता है और स्कैल्प आपका बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तब वहां पर फॉर्म यानी कि झाग बनता है और हमको लगता है कि हाँ भाई अब बाल हमारे अच्छे से धुल चुके हैं। ठीक है, सेकेंड होता है पीएच एडजस्टर। पीएच एडजस्टर की बात करें तो दीज एजेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट द हेयर शाफ्ट फ्रॉम एल्कलाइनेशन and many detergents have alkaline pH that results in hair shaft swelling. This swelling loosens the protective cutaneous, predisposing the hair shaft to damage. For an example, citric acid and glycolic acid. देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पीएच एडजस्टर होते हैं ना, बेसिकली इनका काम है पीएच को एडजस्ट करना, यानी कि पीएच को मेंटेन करना। तो पीएच डिस्टर्ब किसकी वजह से हुई है कि भाई सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम डिटर्जेंट यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, अब डिटर्जेंट का नेचर क्या है कि वो एल्कलाइन पीएच कर देते हैं। ठीक है, अब इस एल्कलाइन पीएच में क्या होगा कि जो हेयर शाफ्ट होंगे ना वो स्वेल हो जाएंगे, और स्वेलिंग की वजह से जो क्यूटेनियस लेयर है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करके रख रही है हमारे स्कैल्प को, वो यहाँ पर लूज आउट होने लगेगी, और जो हेयर शाफ्ट होंगे वो आपके डैमेज होने लगेंगे, वहां से हेयर लूज होने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, एल्कलाइजेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर पीएच एडजस्टर ऐड किए जाते हैं, जो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एल्कलाइजेशन को रिमूव करना है तो एसिडिक सबस्टांस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड जैसे एसिड्स को ऐड किया। ठीक है,
थर्ड होता है आपके जर्मिसाइड्स एंड एंटी डेंड्रफ एजेंट। ये तो स्पेसिफिक है कि जब आपको जर्म्स को क्लीन करना है या डेंड्रफ रिमूव करना है तब स्पेसिफिकली एंटी डेंड्रफ वाला शैम्पू यूज करेंगे, ठीक है। So these are added in the preparation so as to treat and prevent the dandruff and any microbial infection. The shampoos which are in contact with the scalp for only a short time certain small amount of these actives. So in order to be effective, the active ingredient must work in the oil water environment of the scalp and must be readily substantive to the scalp for a continuing activity. For an example, selenium sulfide, zinc pyridine and salicylic acid. क्या बोल रहे हैं इनके बारे में कि इनको ये जो जर्मिसाइड्स होते हैं या एंटी डेंड्रफ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हमारी जो फॉर्मुलेशंस होती है, प्रिपरेशंस होती है, उनके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, या एंटी डेंड्रफ एजेंट है तो वो डेंड्रफ को रिमूव कर देते हैं, डेंड्रफ को प्रिवेंट कर देते हैं, और जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन स्कैल्प पर हो रहा होता है उसको ये ट्रीट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वो शैम्पूज होते हैं जब स्कैल्प जो कि जब स्कैल्प के कांटेक्ट में आते हैं तो चाहे बहुत ही कम टाइम के लिए आए लेकिन फिर भी ये जो इनकी एक्टिविटीज है वो यहाँ पर परफॉर्म कर देते हैं, चाहे स्मॉल अमाउंट में ही करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑयल वाटर का एक एनवायरमेंट तैयार करना होगा स्कैल्प के ऊपर, जो कि स्कैल्प की सरफेस को एकदम स्मूथ बनाएगा और वहां पर कंटिन्यूसली एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि जर्म्स को किल करेगा और डेंड्रफ को रिमूव करेगा। इसके लिए इसमें जो एजेंट्स ऐड किए जाते हैं वो है सेलेनियम सल्फाइड, जिंक पायरिथोन एंड सैलिसिलिक एसिड। देन फोर्थ होता है आपके क्या, कंडीशनिंग एजेंट। कंडीशनिंग एजेंट क्या करता है, बालों को कंडीशनर करने का काम करता है, यानी उन पर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, शैम्पू अप्लाई करने के बाद उनको मिनिमाइज कर देता है, उनको खत्म करके बालों को एक स्मूदन टेक्सचर देता है और उन पे उनमें जो वो फ्रीजी हो जाते हैं उनको एकदम नरिश करता है। So they are usually fatty acids like lanolin, oil or natural products like egg, lecithin, amino acid, polymeric substance and several herbal extracts which are used for giving conditioning hair to the hair, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके फैटी सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैनोनिन और ऑयल्स, या आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एग्स, लेसिथीन, अमीनो एसिड, पॉलीमेरिक सबस्टांस, या कई बार हर्बल एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं जो बालों को कंडीशनर करने का काम करते हैं, बालों को एक अच्छा स्मूदन कंडीशनिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको कंडीशनिंग एजेंट से कि बालों को कंडीशनर करते हैं और मोस्टली फैटी एसिड्स या कोई नेचुरल या हर्बल एक्सट्रैक्ट ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पियर्सन एजेंट। These substances enhance the brightness of the hair and reflect the light and used in the concentration of 0.2 to 1% with the pH around 4.5 to 6. Chemically, they are derivative from 4-methyl curcumin like 4-methyl 7-diethyl amino curcumin and 4-amino 5,7 dihydrocurcumin etc. क्या बोल रहे हैं कि ये जो पियरलिसेंट एजेंट्स होते हैं ये वो सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं, हेयर्स की ब्राइटनेस को इनहांस करते हैं, हेयर्स को ब्राइटर बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, और जब इनके ऊपर लाइट आती है तो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। ये जो है 0.2 से 1% की कंसंट्रेशन के अंदर यूज किए जाते हैं और ये इनका जो पीएच होता है वो होता है 4.5 टू 6। केमिकली अगर बात करें तो केमिकली ये बने होते हैं किसके, 4-मिथाइल कर्क्यूमिन्स के, जिसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है 4-मिथाइल 7-डाइइथाइल अमीनो कर्क्यूमिन और 4-मिथाइल 5,7 डाइहाइड्रो काउमेरिन, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके सीक्वेंस स्ट्रेन्स। सीक्वेंस स्ट्रेन्स की बात करें तो दीज आर एडेड इन द फॉर्मुलेशन सो एज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ द वाटर। They act by making a complex with the calcium plus 2 ion and magnesium plus 2 ion and make them water soluble which prevents the reaction between these divalent ion.
For an example, EDTA, that is इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिक्वेंस्ट्रेन्स होते हैं इनको फॉर्मुलेशंस के अंदर ऐड किया जाता है, और ऐड करते हैं जब हम इनको, तो ये क्या करते हैं, आपकी वाटर की जो हार्डनेस होती है ना उसको रिमूव कर देते हैं। वाटर की हार्डनेस जिसमें फॉर्म नहीं बन सकता, झाग नहीं बन सकता, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और उस वाटर को वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, जिससे कि जो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयन यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो रिएक्शन को होने से रोक रहे थे, उनको हिंडर करके फाइनली रिएक्शन होती है और आपके शैम्पू झाग दे पाते हैं, हेयर को क्लीन कर पाते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिक्वेंस्ट्रेंट है यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो है EDTA। सेवंथ है आपके ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपेसिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, ओपेसिटी हैं, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको धुंधला बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखो कि these are the chemical agent which are added to the preparation to give a pearly shine and to make it opaque so that the light does not pass through it। क्या बोल रहे हैं कि ये वो केमिकल एजेंट हैं जिनको जब प्रिपरेशन के अंदर ऐड किया जाता है तो ये एक पर्ली शाइन कलर यहाँ पर देते हैं, आपकी फॉर्मुलेशन को ओपेक बनाते हैं, जिसकी वजह से लाइट उनमें से पास नहीं हो सकती और उस फॉर्मुलेशन को लाइट इफेक्ट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लाइट से ये डैमेज नहीं होती। सो फॉर द एग्जांपल ऑफ दीज ओपेसिफायर इज स्पर्मेक्टिन, alkylamide of higher fatty acids, propylene glycol, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो है स्पर्मेक्टी, हायर फैटी एसिड्स के एल्कोलामाइड्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, किसका, स्टीरिक एसिड का, इनको यूज किया जाता है। देन एट्थ आपका है थिकनिंग एजेंट और विस्कोसिटी मॉडिफायर, जो क्या करते हैं, आपकी फॉर्मुलेशन की विस्कोसिटी को चेंज कर देते हैं और आपकी फॉर्मुलेशन को कैसा बनाते हैं, थिकर बनाते हैं। So these are the agent which is used for enhancing the viscosity in the preparation. For an example, polyvinyl alcohol, methyl cellulose, alginates, polyethylene glycol esters and colloidal silicates। क्या बोल रहे हैं कि ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन की, आपके फॉर्मुलेशन की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कि फॉर्मुलेशन को गाढ़ा बनाते हैं। ठीक है, इसके जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है आपके पॉलीविनाइल अल्कोहल, मिथाइल सेल्यूलोज, एल्जीनेट्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर्स एंड कोलॉइडल सिलिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके 9 कलर्स, जो कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर कलर आपके फॉर्मुलेशन को देने का काम करते हैं। So these are used to enhance the organoleptic properties of the preparation and create a visual impact on the consumer. The colors used must be certified for the toxicity and usage and should be water soluble। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को की जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि कलर, उसको क्या करते हैं, बेटर बनाते हैं कि भाई कंज्यूमर स्पेसिफिक वो हो, और जो भी कस्टमर है उसको देखने पे अच्छा लगे, उसको वो परचेज करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर हम यूज करेंगे वो सभी सर्टिफाइड कलर्स होंगे। ठीक है, जो कि टॉक्सिसिटी टेस्ट को पास किए हुए होंगे और वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, पानी में जाके घुलने चाहिए। और ऐसा नहीं कि अलग कलर जब धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कलर उनका अलग से निकलता नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली ब्लेंडिंग होनी चाहिए और अच्छी ग्रेड का कलर वहां पर यूज होना चाहिए। ठीक है, लास्ट आते हैं हमारे परफ्यूम्स पे, जो अच्छे से खुशबू, अच्छी एलिगेंट से खुशबू आपके बालों को देगा। So these are used for masking the odor of the ingredients present, especially the detergent, and used in the concentration of 0.3 to 1%, for an example, fruit fragrance। क्या बोल रहे हैं कि ये जो परफ्यूम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, जिनकी वजह से एक बेकार सी स्मेल आ रही होती है, उनके ऑर्डर को मास्क कर लेते हैं, स्पेशली जो डिटर्जेंट की स्मेल होती है उसको मास्क कर लेते हैं, और सिर्फ 0.3 से 1% की कंसंट्रेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपके फ्रूट फ्रेग्रेंस। ठीक है, और 9th आता है आपके प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव की बात करें तो फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी कोज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द माइक्रोबियल अटैक।
ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, टर्बिडिटी, एंड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स water soluble preservatives like phenyl mercuric compounds, para hydroxybenzoic acid and its methyl ester, formaldehyde, etc. are used. Third is the malodor and fourth is the discoloration. क्या बोल रहे हैं कि प्रेजर्वेटिव आपकी फॉर्मुलेशन को प्रेजर्व करके रखेंगे, यानी कि माइक्रोबियल अटैक से बचा के रखेंगे, प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से, खराब होने से बचाएंगे, प्रोडक्ट की जो टर्बिडिटी है उसको मेंटेन करके रखेंगे। टर्बिडिटी के लिए स्पेशली हम वाटर सॉल्युबल प्रेजर्वेटिव जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक कंपाउंड्स, पेरा हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड्स के मिथाइल एस्टर, फॉर्मेल्डिहाइड, इनको यूज करेंगे। और जो भी माल ऑर्डर जनरेट हो रहा होगा आपकी फॉर्मुलेशन से, उस ऑर्डर को मास्क करेंगे। जो कलर डिस्टर्ब हो रहा होगा उस डिसकलरेशन को यहाँ पर सही करेंगे। तो इस तरीके से प्रेजर्वेटिव फाइनल टच देंगे फॉर्मुलेशन को और उसको एक ऑप्टिमम लेवल की फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया किसके बारे में, शैम्पूज के बारे में, और ये समझा कि शैम्पूज को फॉर्मुलेट करते वक्त कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।